सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे फॉरेन ट्रेड नाम का जो हमारा चैप्टर है उसका जो बाकी का बचा हुआ टॉपिक से हम वो देखने वाले हैं। एंड आज दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, अब ऑल्दो इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में हमें अच्छा खासा नॉलेज है ही कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा सामान या फिर कोई भी ऐसा सर्विस जो कि बाहर के देश में बना है, अगर उसे हमारे देश के लोगों द्वारा खरीदा जाता है तो उसे हम लोग इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट का मतलब ठीक इसका उल्टा कि जो हमारे देश में बनता है जब उसे बाहर के देश के लोगों को बेचा जाता है तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में हमें अच्छा खासा नॉलेज है। अब हम उसे और डीप नॉलेज यहाँ पे लेने वाले हैं। तो हमारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड वाला पोर्शन है एंड इंपोर्ट ट्रेड वाला पोर्शन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं ये जो आपका सिलेबस का पोर्शन है इस पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ। वो ये है कि एक्सपोर्ट ट्रेड के केस में आपको मीनिंग पूछा है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स बोला गया है कि एक्सपोर्ट ट्रेड का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है एंड प्रोसीड्योर। ये तीनों चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, कि मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड प्रोसीड्योर क्या है। एंड ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब इसमें आप अपने हिसाब से आपको जैसे अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट ट्रेड के केस में क्या है कि इसमें मीनिंग पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, पर्पस पूछा है एंड प्रोसीड्योर पूछा है। तो मीनिंग एंड प्रोसीड्योर तो समझ में आता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है एंड जो पर्पस है वो दोनों एक ही है। दे आर नॉट डिफरेंट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ही वो किस लिए बनाया गया है एंड पर्पस का मतलब ही कि उसका काम क्या है। तो किस लिए बनाया गया है एंड उसका काम क्या है, ये दोनों तो एक ही चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस हम यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसीलिए मैंने आपका जो नोट्स है उस नोट्स में भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस को एक ही बोला हुआ है। ठीक है, फिर अगर और जो फर्दर यहाँ पे बाइफर्केशन होता है तो उसमें भी मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग जान लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ दिया गया है जो कि ये फंक्शंस ऑफ इंपोर्ट ट्रेड की। इंपोर्ट ट्रेड का फंक्शंस क्या होता है, इंपोर्ट ट्रेड किस लिए किया जाता है। तो देखिए ये भी जो पॉइंट है, ये फंक्शंस जो है ये भी ऑब्जेक्टिव से इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसी लिए तो उसे किया जाता है। जो किसी चीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वही तो उसका काम है। आपका ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई करना एंड आपका काम भी है पढ़ाई करना। तो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ये भी इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फंक्शंस ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस, ये तीनों एक ही हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हमें समझ में आ ही गया कि उसे किस लिए बनाया गया है एंड पर्पस का मतलब उसका काम क्या है, और फंक्शंस का भी मतलब उसका काम क्या है। तो यही मैं यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे फंक्शंस ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट ट्रेड एंड पर्पस ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, ये तीनों चीज़ें आपको अलग अलग करके पूछी गई है, लेकिन इन रियलिटी ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। अब ये गलती है इसका काउंसिल का, तो उससे वो अगर ठीक कर दे तो ठीक है। एंड लास्ट में प्रोसीड्योर हमें जानना है। ठीक है, तो ऑल टुगेदर यहाँ पे सिलेबस में हमें बेसिकली यही जानना है कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीड्योर क्या होता है, मतलब इसका प्रैक्टिकल क्या होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे आता है वो है मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। सो एक्सपोर्ट ट्रेड इज द ट्रांजैक्शन इन इंटरनेशनल trade where the manufactured goods and services from one country are purchased by residents of another country। ये इंटरनेशनल ट्रेड का ही एक पोर्शन है। इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीज़ें होती हैं, एंड एक एक्सपोर्ट एंड एक इंपोर्ट। तो इसीलिए जो एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनल ट्रेड का ही एक पोर्शन है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि किसी एक देश में
में बना हुआ गुड्स या फिर सर्विसेज किसी दूसरे देश के लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका में बना हुआ जो एप्पल का फ़ोन है वो वहाँ का गुड है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका एंड उसे खरीदा जा रहा है इंडिया में, तो इसीलिए उसे मतलब अमेरिका के लिए वो एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का सिंपल मतलब एक देश में बनाया हुआ सामान को जब दूसरे देश में खरीदा जाता है तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड इसी को कहते हैं। अब एक्सपोर्ट ट्रेड क्यों किया जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, तो आइए इसको देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में जो पहला है वो है सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। नाउ अ कंट्री में produce more than it requires, then in that case the surplus may be sold to foreign countries। अब ऐसा हो ही सकता है एंड होता भी है कि एक कंट्री क्या करती है कि जितना उसका ज़रूरत है नहीं उससे ज़्यादा वो बना लेती है। जितना उसका रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो उस केस में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया है वो बाहर के देशों को बेचा जा सकता है। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर देश में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है तो उस चीज़ को बाहर में बेच करके पैसा अर्न किया जा सकता है। ठीक है, तो जो चीज़ सरप्लस में है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है उसे बाहर भेज देते हैं। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। नाउ एवरी कंट्री हैज सम नेचुरल रिसोर्सेज इन प्लेंटी, दीज रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सेल टू दोज कंट्रीज वेयर दीज आर इन शॉर्टेज। अब देखिए, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे देश में तो है लेकिन हमारे पड़ोसी देश में या फिर किसी और देश में नहीं है, तो ऐसे केस में उस सामान को अपने देश में बना करके उसे बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा सकता है ताकि उस देश के पास भी वो सामान आ जाए। तो इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक मतलब जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, मतलब उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो हो पाएगा। सबका भलाई यहाँ पे हो सकता है। हमारे देश के लिए भी हम यहाँ पे सामान बना रहे हैं और बाहरी देशों को भी यहाँ पे सामान दे रहे हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब बेस्ट यूज़ हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का, कि अगर कोई नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो उस नेचुरल रिसोर्स से सामान बना करके हम बाहर के देश में भेज सकते हैं। इससे उसके पास भी जो सामान है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइजेज टू फोकस ऑन मोर प्रोडक्शन विच रिक्वायर्स मोर मैन पावर, दैट मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब भाई मैं अगर बना करके बाहर में बेच रहा हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है, पहली बात तो यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए मतलब सामान को बनाने के लिए और सामान को बेचने के लिए अच्छे खासे लोगों की ज़रूरत होती है। या फिर मैं अगर कहूँ तो सामान को बनाने से भी ज़्यादा लोग सामान को बाहर भेजने में लगते हैं। तो एक्सपोर्ट ट्रेड की वजह से क्या होता है कि इतने सारे लोगों की ज़रूरत हो जाती है एंड इतने सारे लोगों का वैकेंसी आता है जिससे लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पे अच्छा खासा होता है। ठीक है, फिर अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ अ कंट्री विथ सरप्लस प्रोडक्शन में अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। अब इसके बाद का जो टॉपिक है इंपोर्ट, उसमें हम ये देखेंगे कि इंपोर्ट का मतलब कि क्या होता है कि बाहर के कंट्री से सामान अपने देश में खरीदना। अब अगर मैं बाहर के कंट्री से सामान अपने देश में खरीद रहा हूँ तो उस केस में मैं जो मेरे देश का करेंसी है मैं उसमें पेमेंट नहीं करूँगा। अगर मैं यूएस से सामान इंडिया में खरीद रहा हूँ तो मैं उसे रुपीज़ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे रुपीज़ चलता नहीं है, वो रुपीज़ को लेके क्या करेंगे। तो ऐसे केस में वहाँ पे क्या होगा कि मुझे उस कंट्री को मतलब मुझे यूएस को डॉलर देना होगा। तो ये जो डॉलर है ये मुझे अपने पास में रखना होता है। आई विल हैव टू कीप डॉलर्स विथ मी। तो ये डॉलर्स
कहाँ से आता है। अगर मुझे बाहर से सामान अपने देश में खरीदना है, मतलब इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहरी पैसों की ज़रूरत है। यानी ये जो बाहरी पैसा है मैं देश में सामान बनाकर बाहर के लोगों को बेच सकता हूँ। मतलब इसका एग्जांपल ये है कि अगर यूएस से सामान खरीदना है तो डॉलर चाहिए, तो डॉलर पाने के लिए हम अपने देश में सामान बना करके बाहर के देशों को बेच सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज बाहरी करेंसी हमारे पास हो, इसके लिए भी जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो किया जाता है। ठीक है, फिर है इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। मतलब जैसे हमारे जैसे हमारे फैमिली का इनकम होता है, ठीक है, जैसे हमारे पापा जो है वो एक साल में कितना अर्न करते हैं ये देखा जाता है, तो ठीक उसी तरीके से एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में कितना कमाई हुआ है ये भी देखा जाता है। एक टोटल कंट्री का कितना इनकम हुआ है वो भी देखा जाता है, एंड यही जो इनकम है ये नेशनल इनकम कहलाता है। तो अब जाहिर सी बात है भाई, इनकम करने के लिए मुझे सामान को बेचना होगा ताकि मेरे पास पैसे आए। तो अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो एक्सपोर्ट करने से मैं बाहर में सामान भेजूंगा जिससे बाहर में मेरे कंट्री में पैसा आएगा, एंड ये जो पैसा है ये देश का जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है, ये उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम में देश का जो इनकम है उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है कि मतलब एक्सपोर्ट ट्रेड जो है वो एक्चुअली में होता कैसे है, व्हाट इज़ द प्रोसीड्योर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो है ये काफ़ी मतलब ऑल्दो ये बहुत इजी है लेकिन एक लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, टॉपिक तो इजी है लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है, तो ये जो इसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना कि व्हाट इज़ द प्रोसीड्योर फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड, ये बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्टली कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एक्सपोर्ट ट्रेड का प्रोसीड्योर क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ट्रेड इंक्वायरी क्या होता है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। एक ही बार में इतना बड़ा प्रोसीड्योर लिखने के लिए वहाँ पे आने का बहुत कम चांसेस है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं। अब अगर एक्सपोर्ट करना है मतलब मुझे अपने देश से बाहर के देशों में सामान भेजना है तो उसका प्रोसीड्योर क्या है, तो सबसे पहला प्रोसीड्योर है ट्रेड इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। मतलब बाहर के जो लोग हैं, बाहर का जो कंट्री का लोग है, वो लोग क्या करेंगे कि हमारे देश में एक इंक्वायरी भेजेंगे जिसे हम लोग कोटेशन कहते हैं, कि हमें मतलब बेसिकली वो लोग एक रिसर्च करेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सा सामान अवेलेबल है, कौन कौन सा सामान यहाँ पे वो लोग खरीद सकते हैं। सो द इंटरनेशनल बायर हु विशेस टू बाय द गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री सेंड्स एन इंक्वायरी रिलेटिंग टू इट्स प्राइस, डिजायर, क्वालिटी, terms and conditions for the export of goods, which is known as trade inquiry. Now the exporter sends a reply to the inquiry in the form of कोटेशन। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या है कि जो मेरा बाहर का खरीदार है वो क्या करेगा कि वो मुझसे पूछेगा कि आपके पास कौन कौन से सामान अवेलेबल है, मुझे जिस क्वालिटी का सामान चाहिए क्या वो आपके पास अवेलेबल है। मतलब बेसिकली जैसे हम किसी भी दुकान में जाकर के पूछते हैं कि भैया ये सामान है, ठीक उसी तरीके से बाहर का जो बंदा है वो हमें पूछेगा कि क्या हमारे पास ये सामान है। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड इंक्वायरी। मतलब बिजनेस करने के लिए पहले एक इंक्वायरी की जाती है कि ये सामान है भी कि नहीं। फिर इसके बाद आता है कि अगर हमारे पास वो सामान है तो जो बेच रहा है सामान, जो बेसिकली वहाँ पे सामान देने वाला है, वो एक रिप्लाई देता है, एंड ये जो रिप्लाई है इसे हम लोग कहते हैं कोटेशन। मतलब मेरे पास में ट्रेड इंक्वायरी आएगा कि क्या आपके पास में ये सामान है, एंड बदले में मैं उसे एक रिप्लाई दूंगा कि हाँ मेरे पास ये सामान है। तो उस रिप्लाई को यहाँ पे कहा जाता है कोटेशन। ठीक है, फिर द कोटेशन इज ऑल्सो नोन एज
प्रोफोर्मा इनवॉइस विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, मोड ऑफ डिलीवरी एटसेट्रा। मतलब बेसिकली बाहर से पूछा जाएगा एंड मैं उन्हें रिप्लाई दूंगा। अब ये जो रिप्लाई है इसे कोटेशन कहा जा सकता है या फिर प्रोफोर्मा इनवॉइस, मतलब ये इसका एक और भी प्रोफेशनल इसका एक टर्म है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होता है, प्रोफोर्मा इनवॉइस। ओके, तो बेसिकली मैं एक रिप्लाई दूंगा। फिर रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडेंट। नाउ आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द कोटेशन, इफ द प्रोस्पेक्टिव बायर finds the information suitable to him, he places the order or indent for the import of goods। अब एक बार अगर उस बायर को, जो खरीदार है, वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ यहाँ पे जो सामान है वो सामान मेरे पास, मतलब वो सामान मुझे चाहिए, ये सामान मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपना ऑर्डर देता है या फिर इंडेंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो एक बार मुझे मालूम चल गया कि ये सामान उसके पास में है, इसी क्वालिटी में ये सामान उसके पास में है, तो उसके बाद मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस। मतलब भाई मैं जिस आदमी से खरीद रहा हूँ, ठीक है, वो आदमी क्या वो भरोसे के लायक है या फिर नहीं है। इसी के साथ साथ जो सामान बेच रहा है, जो खरीद रहा है, वो भी क्या भरोसे के लायक है कि नहीं, ये भी देखना होता है। मतलब जो बेच रहा है एंड जो खरीद रहा है, ये दोनों ही भरोसे के लायक हैं कि नहीं, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो उसने तो बोल दिया कि हाँ ये सामान मेरे पास में है एंड उसने ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन क्रेडिट वर्दीनेस उसका जो, मतलब ये भी तो देखना हो कि आदमी ठीक है कि नहीं। तो पहला है बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर द एक्सपोर्टर वांट्स टू सेटिस्फाई हिम रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ गुड्स। फॉर दिस ही डिमांड्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर। This letter of credit is issued by importers bank in favor of the exporters bank. Through the letter of credit, the bank gives assurance to the exporter of accepting the bill of exchange of a certain amount. If required, the exporter can ask for advance payment also from the importer. मतलब मेन बात यहाँ पे क्या है कि जो सामान बेच रहा है उसको ये भरोसा चाहिए कि अगर मैंने एक बार सामान भेज दिया तो उसके बाद जो पेमेंट है वो मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट ये यहाँ पे लिया जाता है। मतलब ये बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो बिजनेस होता है वहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि आपने एक ही बार में सामान आपने खरीद लिया एंड एक ही बार में वहाँ से पेमेंट हो गया। यहाँ पे बहुत चांसेस है कि जब सामान उसको मिलेगा तो वो पेमेंट करेगा। तो अब ऐसे केस में ये तो हो ही सकता है कि सामान तो उसके पास चला गया यानी वो सामान उसने वहाँ पे रख भी लिया लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसे एक भरोसा चाहिए कि मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो आदमी खरीद रहा है उसका जो बैंक है, ठीक है, वो बैंक क्या करती है कि जो आदमी बेच रहा है उसे एक लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब उसे बेसिकली एक सांत्वना देती है, उसे बेसिकली एक एश्योरेंस देती है कि तुम अगर इस आदमी को सामान भेज रहे हो तो ये पूरा ठीक है, इसको भेजना पूरा ठीक रहेगा क्योंकि ये पैसे दे देगा। एंड इन केस अगर वो पैसे देता, इफ़ ही डज नॉट पे द मनी, अगर वो पैसे देने से मना कर देता है तो उस केस में मैं तुम्हें पैसे देने वाला हूँ। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है यहाँ पे बनाते हैं, ये है इंडिया, ठीक है, एंड ये है यूएसए। अब यहाँ पे एक आदमी इंडिया के आदमी से सामान खरीद रहा है। अब बेसिकली होगा क्या कि ये जो सामान है ये तो यहाँ से भेज देगा, लेकिन ये जो पेमेंट है ये तभी करेगा जब सामान इसके पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या गारंटी है कि सामान उसके पास में आ जाने के बाद भी वो पेमेंट कर ही देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो आदमी है इसका जो बैंक है, बेसिकली ये बैंक क्या बोलेगा कि देखो तुम्हें इस आदमी पे भरोसा नहीं है क्योंकि ये एक नॉर्मल आदमी है, इसका कोई मार्केट में कोई इज्जत नहीं है, बेसिकली वही यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा बैंक हूँ, आई एम ए वेरी बिग बैंक, एंड मैं तुम्हें ये अश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर तुमने इसे अपना सामान दे दिया
तो ये तुम्हें पैसा दे ही देगा। तो बेसिकली ये बैंक क्या करती है कि एक डॉक्यूमेंट है वो बना करके ये इसे देती है एंड फिर ये सामान इसे दे देता है। मतलब इसे अश्योरेंस चाहिए कि भाई मैं सामान भेज तो रहा हूँ लेकिन पैसा तो मिलेगा कि नहीं। इसीलिए जो खरीद रहा है वो अपने बैंक के थ्रू क्या करता है कि उसे एक अश्योरेंस लेटर दे देता है, ठीक है। एंड जब उसे वो मिल जाता है तो वो अपना सामान भेज देता है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये जो आदमी है ये अपने बैंक के थ्रू क्यों देगा, ये आदमी खुद क्यों नहीं दे सकता। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो एक आम आदमी है, अब उसका क्या ही होगा। मतलब एक आम आदमी अगर आपको बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दे ही दूंगा, आप इस बात को ज़्यादा मानेंगे कि उसका बैंक या फिर जो बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर बोलता है तो आप उसका बात मानेंगे। मतलब आप किस पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, जाहिर सी बात है बैंक पे। तो इसीलिए यहाँ पे बैंक के थ्रू होता है डायरेक्ट, वो मतलब बैंक को ही यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि वो आदमी अगर देगा तो उसका कोई वैल्यू उसको कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात यहाँ पे ये आता है कि सर यहाँ पे ये बैंक क्या कर रहा है, मैं उसे बेच रहा हूँ, वो मुझसे खरीद रहा है, तो यहाँ पे बैंक की क्या ज़रूरत है। तो देखिए ये एक लॉ है, ये एक कानून है जो कि ये कहता है कि अगर किन्हीं दो देशों में अगर पैसों का लेन देन हो रहा है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे जा रहे हैं, तो वो जो है वो सिर्फ एक बैंक के थ्रू या फिर बैंक जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकता है। मतलब ये आदमी जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे आके इसे पैसे दे नहीं सकता है, इसे बैंक के थ्रू ही पैसा देना होगा, ठीक है। ही हैज़ टू गिव द मनी थ्रू द बैंक, उसे बैंक के थ्रू पैसा जो है वो यहाँ पे देना होगा। तो ये एक रूल है कि बैंक के थ्रू ही यहाँ पे सब कुछ काम होता है, डायरेक्टली उनके यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा कि ये जो अमेरिकन है ये यहाँ पे आके इसे जो भी पैसा होगा वो दे देगा, सामान लेके चल जाएगा, वो नहीं होता है, ठीक है। फिर है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड अप्लाइंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब देखिए भाई, एक बार मतलब मुझे ऑर्डर भी मिल गया एंड मैं इस बात से भी सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा पैसा मुझे मिल ही जाएगा। अब इसके बाद मुझे एक एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। मतलब मैं जो विदेश में सामान भेज रहा हूँ तो उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है। आप ऐसे ही नहीं सामान भेज सकते हैं विदेश में, आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो एक बार अगर आप आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द पेमेंट द एक्सपोर्टर हैज़ टू गेट एन एक्सपोर्ट लाइसेंस। For receiving the export license, he has to apply to the office of the controller of import and exports. Along with the application, he has to deposit a certain fee also. The controller of import and exports checks the application thoroughly and after having satisfied himself issues an export license to the exporter. The exporter can apply for a pre-shipment finance on the basis of confirmed intent, letter of credit and export license. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत है, तो आप एक कंट्रोल, मतलब ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाइसेंस देने का काम करती है। तो ये है आपका एसोसिएशन, आप इसके पास जाइए, आप एप्लीकेशन दीजिए, फिर ये आपको आपका जो सर्टिफिकेट है या फिर बेसिकली जो लाइसेंस है वो लाइसेंस आपको दे देगी, ठीक है। फिर है एक बार में आपको लाइसेंस मिल गया, फिर इसके बाद द एक्सपोर्टर कैन अप्लाई फॉर अ प्री शिपमेंट फाइनेंस। मतलब भाई मैं यहाँ पे सामान भेज रहा हूँ, लेकिन सामान भेजने से पहले मतलब ये ऑल्दो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा सा मतलब वो थोड़े से पैसे पहले मांग ली, जिसे प्री शिपमेंट फाइनेंस कहा जाता है कि भाई मैं सामान भेज रहा हूँ तो थोड़ा सा पैसा तो मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो वो कुछ एडवांस में पैसे जो है वो मांग सकता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब एक बार मेरे पास सब कुछ हो चुका है तो मुझे यहाँ पे उस सामान को बनाना होगा या तो कहीं से मतलब आई हैव टू बेसिकली अरेंज द गुड्स। एक्सपोर्टिंग फर्म हैज टू आइदर प्रोक्योर रेडीमेड गुड्स from the market or procure raw materials and start producing the goods according to the specification of the importer। मतलब या तो आप सामान बनाइए या तो किसी दूसरे से सामान को खरीदिए, लेकिन आपको अपने पास में सामान रेडी रखना होगा। मतलब जो सामान
खरीदा गया है उसे बेसिकली यहाँ पे रेडी रखने को बोला जाता है, ठीक है। फिर है ऑब्टेन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एंड एक्साइज clearance. Now an exporter must approach a government authorized agency for quality check and inspection of goods meant for export and obtains the inspection certificate. अब देखिए भाई, यहाँ पे एक जो सामान है वो एक देश से दूसरे देश में जा रहा है। अब वो सामान अगर लो क्वालिटी का हुआ तो इससे आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे कांड हो सकता है कि वो अगर सामान जो एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, इफ़ दैट गुड्स इज़ ऑफ अ वेरी लो क्वालिटी, तो उस केस में एक देश और दूसरे देश का जो रिलेशन है वो भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ताकि ये चीज़ ना हो तो हर एक देश का जो गवर्नमेंट होता है वो बेसिकली क्या करता है कि वो एक इंस्पेक्शन करता है कि भाई तुम जो सामान भेज रहे हो वो अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं, या फिर वो सामान जो है वो कहीं कोई इलीगल सामान तो है नहीं। तो ये चीज़ देखा जाता है कि आप जो सामान भेज रहे हैं वो सामान ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिर अब जब इसका इंस्पेक्शन हो जाता है, सो द एक्सपोर्टर हैज़ टू अप्लाई टू द एक्साइज कमिश्नर टू ऑब्टेन द एक्साइज क्लियरेंस फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी। द एक्सपोर्टर नीड्स टू चेक इफ इज कवर्ड अंडर द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप अगर बाहर में सामान भेज रहे हैं तो आपको तो पहली बात उसके लिए लाइसेंस तो आपको चाहिए ही, लेकिन लाइसेंस के साथ साथ यू विल ऑल्सो बी रिक्वायरिंग आपको वहाँ पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी यहाँ पे देना होता है। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे जो सरकारी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है वो सरकारी डॉक्यूमेंटेशन का काम आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। फिर है ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। द सर्टिफिकेट सर्टिफाइज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द कंट्री इन विच द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपोर्टेड। मतलब बेसिकली आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक है, जो कि आपको ज़रूरी होते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही आप कर सकते हैं। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी है कि ये जो सामान है ये किस देश से आ रहा है एंड इसमें और क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस। अब बेसिकली आप जो सामान भेज रहे हैं उसे आप एक पैकेट में दे दीजिए, फिर उसके ऊपर में एक लेबल लगा दीजिए कि यह सामान, मतलब बेसिकली सामान का इंफॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर में दे दीजिए कि ये सामान जो है कहाँ से आया है, ये सामान का एड्रेस क्या है, मतलब ये कहाँ को जाएगा, ये सामान के अंदर में है क्या, फिर ये कौन से रूट के थ्रू जाएगा, ये सब चीज़ें मतलब बेसिकली जो कि हम लोग भी अपने कुरियर भेजते टाइम पे या फिर किसी को भेजते टाइम पे जो पैकेजिंग करते हैं वो पैकेजिंग भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपका सामान रेडी हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए, जब आप एक देश से दूसरे देश में सामान भेज रहे हैं तो ये बहुत चांसेस वहाँ पे होते हैं कि वो जो सामान है वो मतलब कोई इलीगल सामान हो सकता है कि आप यहाँ पे ड्रग्स का सामान भेज रहे हैं, या फिर आप कोई हाथी का सूंड नहीं, हाथी का दांत काट करके आप यहाँ पे भेज रहे हैं। तो ये देखने के लिए कि सामान ठीक है कि नहीं, उसका लीगैलिटी चेक करने के लिए आपने ये नाम सुना होगा कस्टम्स। कस्टम्स क्या करते हैं कि ये जो सामान है इसको बेसिकली जहाज पे लोड करने से पहले, उसको भेजने से पहले वहाँ पे क्या होता है कि जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो लोग उस सामान को चेक करते हैं कि ये जो सामान है ठीक है कि नहीं, या फिर इसमें कुछ खराबी है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हो गया तो ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट, देन द प्रोडक्ट्स आर बोर्डेड ऑन द शिप, द कैप्टन और द मेट ऑफ द शिप डिलीवर्स द मेट्स रिसिप्ट टू द पोर्ट सुपरिटेंडेंट। मतलब बेसिकली क्या है कि किस रास्ते के थ्रू जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इतना सारा ताम झाम है। अब एक बार में कस्टम्स ने वहाँ पे क्लियरेंस दे दिया, तो कस्टम के क्लियरेंस देने के बाद जिस जहाज में वो जा रहा है वो जहाज का जो ये होगा, जो जहाज का जो कैप्टन होगा वो भी यहाँ पे एक अश्योरेंस, मतलब वो भी वहाँ पे ये इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ये जो सामान है ये मेरे ही जहाज पे है, ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ फ्रेट इन एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लैडिंग। मतलब
बेसिकली यहाँ पे जो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है। आफ्टर द फ्रेट रिसीव्ड द फ्रेट कंपनी डिलीवर्स अ बिल ऑफ लैडिंग। अ बिल ऑफ लैडिंग इज अ डॉक्यूमेंट विच वर्क्स एज अ प्रूफ दैट द सेलिंग कंपनी हैज रिसीव्ड द प्रोडक्ट्स एंड शिपिंग टू द असाइंड डेस्टिनेशन। मतलब बेसिकली एक सेकेंड, ये मेड रिसीप्ट एंड बिल ऑफ लैडिंग जो है वो एक तरीके का, मतलब वो दोनों एक ही टाइप के डॉक्यूमेंट्स जैसे हैं, लेकिन मेड रिसीप्ट जो है वो क्या होता है कि जो जहाज का जो जहाज का कैप्टन है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो वहाँ का जो मतलब जिस भी पोर्ट पे वो है, जो बंदरगाह पे वो है, वो बंदरगाह का जो सुप्रिटेंडेंट, जो उसका हेड ऑफिस होगा, वो हेड ऑफिस को ये दे देगा कि हाँ ये जो सामान है ये मेरे ही शिप में है। एंड इसके बाद क्या होता है कि जिस कंपनी ने उस जहाज को भेजा है, देखिए जहाज किसी और का है एंड जिस कंपनी के थ्रू वो जा रहा है वो कंपनी कोई और है, तो जहाज ने तो यहाँ पे बोल दिया कि हाँ ये सामान मेरे जहाज पे है, लेकिन वो कंपनी को भी तो यहाँ पे बोलना होगा कि ये सामान जो है ये हमने इस जहाज पे भेज दिया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है कि ये जो सामान है ये सामान हमने उस जहाज पे दे दिया है, ये जो फ्रेट कंपनी, मतलब जो कुरियर कंपनी आप बोल सकते हैं, वो कंपनी एक डॉक्यूमेंट देती है, उसे हम लोग कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये कहता है कि हाँ ये जो सामान है ये सामान हमने इस जहाज पे डाल दिया है, ये जहाज इस कैप्टन के अंदर में है, ये जहाज इस बंदरगाह पे है। तो बिल ऑफ लैडिंग जो है वो शिपमेंट कंपनी जो है वो यहाँ पे देती है, ठीक है। फिर होता है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। अब ये प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस कहते हैं अब जब सब कुछ हो चुका है तो इसके बाद क्या होता है कि मेन जो आपका बिल है वो रेडी किया जाता है, जहाँ पे सब कुछ बोला जाता है कि ये जो सामान है, ये सामान को बनाने में इतना खर्चा आया है, फिर ये सामान का मतलब ये सामान का दाम इतना है, फिर ये सामान के ऊपर में टैक्स एंड ऑल इतना लगा हुआ है। मतलब बेसिकली एक बिल जो है वो बना करके जो इम्पोर्टर है यानी कि जो खरीदार है उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। अब एक बार जब सामान चल जाता है तो जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर को बोल देता है कि हाँ ये सामान आपके यहाँ पे पहुँच गया है। एंड इसके बाद द इम्पोर्टर रिक्वायर्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स टू डिक्लेयर द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड रीचिंग द। ये बेसिकली हमारे काम का नहीं है कि मतलब ये बोलता है कि एक बार वो सामान अगर जहाज के थ्रू उस कंट्री में पहुंच गया है तो उसके बाद वो जो इम्पोर्टर है वो उस सामान को ले लेगा एंड उसके बाद जो हमारा पेमेंट है वो पेमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, ये मैं कहाँ पे आ गया? हाँ, ये वही बात है कि एक बार आपका इनवॉइस रेडी हो गया तो वो इनवॉइस जो है वो भेज दिया जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे जो आपको पेमेंट है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक काफ़ी लेंथी सा प्रोसीड्योर। अब ये इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ पे हो रहा है, तो ये उतना सा आसान होगा नहीं, ठीक है। बट फिर भी जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये जो टोटल प्रोसीड्योर है ये आपसे एक ही बार में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी आस्क्ड। आपको यहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती है कि ये जो ट्रेड इंक्वायरी है ये क्या होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये एक सेकेंड ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये क्या होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि बिल ऑफ लैडिंग जो है, व्हाट इज़ द बिल ऑफ लैडिंग, मेट्स रिसिप्ट क्या होता है, फिर यहाँ पे उसके बाद और तो कुछ यहाँ पे खास है नहीं, बट ये सब आपको जो डेफिनेशंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक ही बार में पूरा प्रोसीड्योर को दे देना दैट इज़ नॉट द मेन थिंग, वो आपको पूछने का बहुत कम चांस है। फिर भी मेन चीज़ जो है वो ये है कि ये है दो कंट्री, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। अब ये आदमी क्या करता है, इसको मतलब यहाँ पे एक इंक्वायरी भेजता है, फिर इसके रिप्लाई में ये यहाँ पे कुछ भेजता है, फिर ये इसे ऑर्डर देता है, फिर ये यहाँ पे अपना ताम झाम करके जो भी यहाँ पे ताम झाम है वो सारा ताम झाम यहाँ पे होता है एंड उसके बाद ये सामान जो है इसके पास चला जाता है एंड फिर जो
पैसे हैं वो इसके पास चले जाते हैं। बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि ये जो क्लास 11 का है, तो क्लास 11 का क्वेश्चन कोई बोर्ड से आपका आता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब हो सकता है कि आपका स्कूल का टीचर ये पूछ ही ले, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल टीचर्स अलग ही मतलब अलग ही उनका चलता रहता है, ठीक है। तो उस केस में आपको बस इतना लिखना है कि इन एक्सपोर्ट trade, the exporter receives an inquiry from the importer. In response to the inquiry, he sends a quotation. Then the exporter orders the goods. After that, then the importer orders the goods. After that, the exporter arranges for the goods and carries out the respective documentation and the legal proceedings. After all the legal proceedings are done, the goods are sent to the importer. Once the importer receives the goods, he makes the payment. ये जो बेसिक चीज़ है ये आपको वहाँ पे बस लिखना है, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत है नहीं, एंड प्लीज़ लिखने भी मत जाइएगा, ठीक है। सो मैंने सोचा था कि आज इंपोर्ट ट्रेड भी यहीं पे करवा दूंगा, बट वो होगा नहीं, एंड क्योंकि ये एक्सपोर्ट ट्रेड ही बहुत हैवी हो गया है, आज काफ़ी हमने पढ़ लिया, तो इसीलिए मैं आज यहीं पे रोकता हूँ। कल के लेक्चर में हम इंपोर्ट ट्रेड यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। इंपोर्ट ट्रेड और कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट का उल्टा है। एक्सपोर्ट में हम अपने देश में बना करके बाहर के देश में भेज रहे हैं, यहाँ पे बस उल्टा है, बाहर के देश से सामान बना करके हम अपने देश में ला रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में इंपोर्ट ट्रेड के साथ, ओके। सो तो तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।